Hello students, welcome in online agriculture e-platform. I am ममता डाल. स्टूडेंट्स, आज जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे उस सब्जेक्ट का नाम है एग्रीकल्चर बायोलॉजी या कृषि जीव विज्ञान क्लास 12 कक्षा 12 का जो आपका एक सब्जेक्ट रहता है उसके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई-प्लेटफॉर्म है वो आपको कंप्लीट जो क्लास 12 है राजस्थान बोर्ड का, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट रहते हैं. वैसे सब्जेक्ट 5 रहते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी, कृषि जीव विज्ञान, एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान. 3 नंबर पे आपका रहता है सॉइल केमिस्ट्री या मृदा विज्ञान. उसके साथ साथ आपके हिंदी और इंग्लिश जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट रहते हैं. उनमें से आज जो हम बात करेंगे, जो आपका एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी कृषि जीव विज्ञान, ये कितने एग्जाम में कितने मार्क्स का रहता है, कैसे इसमें चैप्टर का डिवाइडेशन, कितने आपके चैप्टर रहते हैं, उस पूरे के पूरे जो आपके सिलेबस के चैप्टर हैं उनको हम कैसे कवर अप करेंगे, है ना. ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. देखिए, सबसे पहली बात कि आपका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है क्लास 12 का, कक्षा 12 का, जिसका नाम है एग्रीकल्चर बायोलॉजी. आप हिंदी में इसको कृषि जीव विज्ञान कहते हैं. वैसे तो आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट तो पहले से सुना होगा जीव विज्ञान के बारे में, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर बायोलॉजी लिखा हुआ, कृषि जीव विज्ञान लिखा हुआ. इसका मतलब यहाँ पे बायोलॉजी हम किसके रेफरेंस में पढ़ने वाले हैं? हम एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान के रेफरेंस में हम पढ़ने वाले हैं, है ना. चलिए, आपका जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान, या आप इसको बोल सकते हैं BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर राजस्थान क्लास 12, है ना. चलिए, इस सब्जेक्ट में मेनली आपके कितने मार्क्स का क्या पार्ट रहता है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि इसमें आपका टोटल 100 नंबर का 100 नंबर का आपका पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट रहता है. एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो है, कृषि जीव विज्ञान जो है, इसमें आपका थ्योरी का जो पार्ट रहता है वो 70 नंबर का रहता है. मतलब जो आपका एग्जाम होता है वो 70 नंबर का, और 30 नंबर का प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है वो आपका 30 नंबर का रहता है ना. प्रैक्टिकल तो जैसा कि आपको पता है, पहले से आपको स्कूल में उस चीज की तैयारी करवाई जाती है और बाद में फाइनली जनवरी फरवरी के आसपास आपके प्रैक्टिकल को कंडक्ट करवाया जाता है. प्रैक्टिकल के दौरान आपको सारी चीजें सिखाई जाती है कि किस तरीके से आपको फाइलें तैयार करनी है, आपको पूरा रिकॉर्ड तैयार करना है. बाहर से जब एग्जामिनर आते हैं तो उनके सामने आपको किस तरीके से वाइवा देना है, कैसे सारी चीजें डील करनी है, ये आपको स्कूल के अंदर सिखाया जाता है. जो प्रैक्टिकल रहता है वो आपका 4 घंटे का रहता है, 4 आवर्स का, है ना. और आपका प्रैक्टिकल के जो नंबर रहते हैं वो 30 नंबर का रहता है. अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को 30 में से 30 नंबर भी दिए जाते हैं. प्रैक्टिकल जो परफॉर्मेंस रहती है वो कहीं ना कहीं आपकी थ्योरी पे डिपेंड करती है. आपके जो जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, लगभग 13 से 14 चैप्टर आपके सिलेबस में मेंशन है, उन चैप्टर में आपको कितना आता है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है प्रैक्टिकल में आपसे पूछने वाला, वो पूरा का पूरा आपका कॉन्फिडेंस और आपका नॉलेज ही चेक करता है. उसमें आपसे यही क्वेश्चन, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो अगर आपका थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा रहेगा तो आपका थ्योरी में नंबर के साथ साथ आपके प्रैक्टिकल में नंबर बहुत अच्छे आएंगे, है ना. चलिए, प्रैक्टिकल का आपका 30 नंबर का रहता है, थ्योरेटिकल जो है वो आपका 70 नंबर का रहता है, जिसमें से जो आपका फाइनल एग्जाम होता है 70 नंबर में से 56 नंबर का जो है आपका फाइनल एग्जाम रहता है, जो कि लगभग 3.25 घंटे का होता है. और 14 नंबर जो होते हैं ये आपके स्कूल के तरफ से भेजे जाते हैं. तो यहाँ पे 56 नंबर का आपका फाइनल एग्जाम रहता है एग्रीकल्चर बायोलॉजी का, कृषि जीव विज्ञान का. मैं पर्टिकुलर यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ फिलहाल.
और 14 नंबर जो है ये आपके स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं। स्कूल में जैसे आपके जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम होते हैं, सेकंड टर्म के पेपर होते हैं, तो उन्हीं पेपरों का जो रिजल्ट रहता है उसके ऊपर आधारित होके ये नंबर आपके बोर्ड में भेजे जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे 56 नंबर का आपका मेन एग्जाम रहता है और 14 नंबर आपको स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं। टोटल आपके 70 नंबर रहे। अब स्कूल की तरफ से आपके कितने नंबर भेजे जाते हैं और आपने पेपर में क्या किया है उसके बिहाफ पे आपको 70 में से नंबर जो है वो मिलते हैं। तो इस तरीके से टोटल जो आपका कृषि जीव विज्ञान एग्रीकल्चर जो बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है ये कितने मार्क्स का रहता है? 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें से 70 मार्क्स जो है स्टूडेंट्स वो आपके थ्योरी के रहते हैं और 30 मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स आपके प्रैक्टिकल के रहते हैं। चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जो आपका ये सब्जेक्ट है उसमें टोटल जितने भी चैप्टर है हम उन चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपके जितने भी चैप्टर है टोटल 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है। पहले तो हम सब के सब चैप्टर को अच्छे से उनकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो राजस्थान बोर्ड के जो क्लास 12 का एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो बुक है इसमें आपका लैंग्वेज बहुत हार्ड दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर जैसे प्लांट ब्रीडिंग का चैप्टर है, उसमें मतलब एक सामान्य बच्चा अपने लेवल पे अगर उस चीज को पढ़ने की कोशिश करता है तो उसके लिए वो चीजें बहुत ही डिफिकल्ट रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लैंग्वेज का इशू रहता है। लैंग्वेज काफी हार्ड यूज की गई है इसमें, है ना। लेकिन जब अपने इस सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से कर लेंगे तो मैं इस बात के लिए आपके साथ कमिटमेंट करती हूँ कि आपके 70 में से 70 मार्क्स भी आप गेन कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप सारी चीजें ईमानदारी से करेंगे। जितना हम लोग कंटेंट यहाँ पे कवर करेंगे वो कंटेंट आप पूरा अच्छे से एग्जाम में कवर करेंगे। और अगर आप 12 के अंदर सारे सब्जेक्ट अच्छे से करते हैं तो आप ये चीज समझते हैं कि नेक्स्ट आप फर्दर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूजी के लिए देना चाहते हैं, है ना, अंडर ग्रेजुएशन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे CUET का एग्जाम है या JET का एग्जाम है ना, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि पूरा जो ये एग्जाम रहते हैं JET का तो कंप्लीट जो एग्जाम रहता है वो आपकी 11th-12th की जो बुक्स होती है वहीं से उठाया गया होता है ना। तो अगर आप 12th के सारे सब्जेक्ट अच्छे से करेंगे तो आपका नो डाउट जो है 12th में तो अच्छे मार्क्स बनने ही बनने वाले हैं। उसके साथ साथ आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप देने वाले हैं ग्रेजुएशन के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें भी नो डाउट आपके बहुत बढ़िया मार्क्स रहने वाले हैं। ओके, तो ये तो मैंने आपको जस्ट बताया है कि आपके कितने एग्जाम का कौन सा पोर्शन रहने वाला है। चलिए, अब हम थोड़ा सा आपके सिलेबस पे नजर डालते हैं कि आपके सिलेबस में कितने चैप्टर मेंशन किए गए हैं। आपने अपना सिलेबस तो देखा ही होगा। सिलेबस में स्टूडेंट्स आपके टोटल 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है। अपने 1 बाय 1 आज के लेक्चर में हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि 14 के 14 जो चैप्टर है उन चैप्टर में एक्चुअल में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं जो 14 चैप्टर हैं उनके जस्ट अपने एक बार शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर है। आपका सबसे पहला चैप्टर है पादप प्रजनन, परिभाषा, उद्देश्य व विधियां, प्लांट ब्रीडिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट एंड मेथड। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। आपका सेकंड चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, परिभाषा, डेफिनेशन, संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री, महत्व, इंपॉर्टेंस एंड उत्तक संवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर। ये आपका सेकंड नंबर चैप्टर है। आपका जो थर्ड नंबर चैप्टर है फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड स्टोरेज। ये आपका थर्ड चैप्टर रहेगा। फोर्थ चैप्टर जो है स्टूडेंट्स वो है आपका कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियां, डिफरेंट मेथड ऑफ इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। ये आपका 4 नंबर चैप्टर है। उसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट आपका 5 नंबर चैप्टर है पादप रोग विज्ञान, परिभाषा एंड शब्दावली, प्लांट पैथोलॉजी, डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी। ये आपका 5th नंबर चैप्टर है।
आपका 6 नंबर चैप्टर है खरीफ की फसलों के रोग, डिजीज ऑफ खरीफ क्रॉप्स, है ना। 7 नंबर चैप्टर है रबी की फसलों के रोग, डिजीज ऑफ रबी क्रॉप्स। 8 नंबर चैप्टर है महत्वपूर्ण फलों के रोग, कारण, लक्षण एवं नियंत्रण फलों के, है ना। cause, symptoms and control of important fruit disease। ओके, ये आपका जो चैप्टर नंबर 8 है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर चैप्टर सूत्रकृमि, घोंघा एवं स्लग, निमेटोड, स्नेल एंड स्लग। ये आपका 9 नंबर चैप्टर है। 10 नंबर जो आपका चैप्टर है, 10 नंबर जो चैप्टर है दैट इज केंचुए की संरचना कृषि में महत्व, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म एंड इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर। ये आपका 10 नंबर चैप्टर है। 11 नंबर चैप्टर है आपका टिड्डा संरचना, जीवन चक्र कृषि में महत्व, ग्रास होपर, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल एंड इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर। ये आपका 11 नंबर चैप्टर है। आपका 12 नंबर चैप्टर है वेरी इंटरेस्टिंग, मधुमक्खी पालन कृषि में महत्व, हनी बी, एपीकल्चर एंड इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर। ये आपका 12 नंबर चैप्टर है। आपका 13 नंबर चैप्टर है प्रमुख पशु परजीवियों का अध्ययन एवं आर्थिक महत्व, स्टडी ऑफ एनिमल पैरासाइट एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये आपका 13 नंबर चैप्टर है। और आपका 14 और लास्ट चैप्टर जो थ्योरी का है वो है राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियां, एडिबल कल्टिवेबल फिशेस ऑफ राजस्थान, है ना। और आपका जो 15 नंबर चैप्टर है जो कि आपका कंप्लीटली प्रैक्टिकल चैप्टर है ना, जो कि आपका 30 मार्क्स का रहता है। 30 मार्क्स का एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो है आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल का जो पार्ट रहता है आपकी बुक में अच्छे से दिया गया है। अगर आप पूरे के पूरे 14 चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो प्रैक्टिकल में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल इन्हीं 14 चैप्टर के ऊपर डिपेंड है। ओके, चलिए अब यहां पे हम एक एक करके सारे चैप्टर की डिस्कशन करेंगे कि हम प्रत्येक चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। प्रत्येक चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम किस तरीके से उस चैप्टर को पूरा करेंगे, प्रत्येक चैप्टर हमारे कितने मार्क्स का रहता है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके पूरे बुक की बात करूं तो इस बुक में आपके सबसे ज्यादा जो मुश्किल चैप्टर रहते हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। हालांकि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ऐसे चैप्टर है जो आगे आपको जीवन में कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों के दोनों चैप्टर जो है ये आपको हमेशा पढ़ने ही पड़ेंगे, है ना। इसलिए अच्छा है कि आप एक बार इन दोनों चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। दोनों के दोनों चैप्टर जो है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है इस चैप्टर में। चलिए यहां पे हम एक एक करके 1 बाय 1 जो है एक एक चैप्टर की हम बात करते हैं कि प्रत्येक चैप्टर में यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, है ना। आपको पता है हमारे एग्जामिनेशन व्यू से देखा जाए तो हमारे लिए हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंस है। चलिए पहला चैप्टर जो रहता है स्टूडेंट्स आपका सबसे ज्यादा मार्क्स का रहता है, 8 नंबर का आपका चैप्टर रहता है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे टोटल 8 नंबर के जो क्वेश्चन है, 8 नंबर के जो मार्क्स है वो आपका फर्स्ट चैप्टर कवर करता है। फर्स्ट चैप्टर सबसे डिफिकल्ट है और सबसे ज्यादा जो मार्क्स है वो फर्स्ट चैप्टर के हैं आपके, है ना। चलिए अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट किया है, जब हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे तो उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, आप इस सब्जेक्ट में आए हैं तो आप बहुत ही शानदार स्ट्रीम आपने चुनी है और नो डाउट आप इसमें बहुत अच्छे से सक्सेसफुल भी होंगे। ओके, चलिए सबसे पहला चैप्टर है प्लांट ब्रीडिंग, परिभाषा, ऑब्जेक्ट एंड मेथड।
स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले पूरे चैप्टर की हम थ्योरी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, पादप प्रजनन क्या है, जेनेटिक्स क्या होती है, आनुवंशिकी क्या है, मेंडल ने कौन से नियम दिए थे। उसके साथ साथ हम इसमें म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के बारे में भी पढ़ेंगे। किस तरीके से जो ब्रीडिंग होती है, पादप प्रजनन होता है, उनको हम पौधों में अप्लाई करते हैं। वास्तव में प्लांट ब्रीडिंग जो ये चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में हमें यही चीजें सिखाई जाती है कि किस तरीके से अगर किसी फार्मर की एग्रीकल्चर में कोई समस्या रहती है, कोई प्लांट में कोई डिजीज की प्रॉब्लम है, प्लांट में कोई जल्दी पकने की, लेट पकने की समस्या है, प्रोडक्शन कम होता है, हमारी फसल को कोई कीट या इंसेक्ट बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो उस केस में कैसे हम एक नई वैरायटी तैयार करते हैं, हम एक नई किस्म तैयार करते हैं, जिसकी वजह से जो एक फार्मर है, एक जो कोई भी खेती करने वाला जो किसान है, उसको इस चीज़ से फ़ायदा मिल सके, है ना। हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में अलग अलग फसलों के अंदर हम बहुत सारी वैरायटीज़ के नाम सुनते हैं, है ना। किसी की कोई वैरायटी तैयार की, जैसे गेहूं की सरबती सोनारा वैरायटी का आपने नाम सुना होगा। प्रत्येक जो वैरायटी है उसकी अपनी एक खास बात होती है। तो कोई भी जो नई वैरायटी बनाई जा रही है, जो नई किस्म बनाई जा रही है, उस न्यू वैरायटी को डेवलप करने में जो प्रोसेस या मेथड यूज होता है, उसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग। स्टूडेंट्स, ये पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग जो होता है, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो प्लांट ब्रीडिंग है वो क्या चीज है, उसकी डेफिनेशन क्या है, प्लांट ब्रीडिंग का एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर कैसे एक जो ब्रीडर होता है, जो एक प्रजनक होता है, जो कि किस तरीके से नई वैरायटी बनाता है, वो सारी चीजें जो है हम फर्स्ट चैप्टर में पहले पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर में हम जो है म्यूटेशन व उत्परिवर्तन के बारे में भी पढ़ेंगे। म्यूटेशन, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन, है ना। तो ये पूरा हम चैप्टर कवर करेंगे। बहुत सारे मेथड रहते हैं, अलग अलग मेथड के अलग अलग डायग्राम रहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जब हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपके प्रत्येक चैप्टर के साथ उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना। 4 तरीके के क्वेश्चंस आपके बुक में रहते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़े से बड़े आंसर 2 लाइनों वाले रहते हैं। और उसके बाद में जो है निबंधात्मक प्रश्न रहते हैं। ऐसे टाइप जो है क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। एग्जाम में भी आपका यही पैटर्न रहता है, जो आपका मेन एग्जाम होता है। उस एग्जाम में भी आपके सबसे पहले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें प्रत्येक के साथ आपको फिल करने होते हैं। उसके बाद में आपके 1 वर्ड वाले क्वेश्चन होंगे, एक शब्द में आपको आंसर देना होता है। उसके बाद में 1 लाइन वाले, 2 लाइन वाले, और फिर लास्ट में आपके लिए बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। जब हम पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे, उसकी थ्योरी, उसके कॉन्सेप्ट, सब चीजें हम पढ़ लेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन जो आपके बुक के पीछे तो दिए हुए हैं वो तो आप कर ही सकते हैं। उसके अलावा किसी भी तरीके से एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के ही दिए जाए, हमेशा जरूरी नहीं होता कि आपकी किताब के प्रत्येक चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए हैं वो एज इट इज आपको पेपर में देखने को मिले। हो सकता है एग्जामिनर उनकी भाषा को थोड़ा सा बदल दे, उनकी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दे, तो उस केस में किसी भी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन दिया जाए, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब आपको चैप्टर की अच्छे से थ्योरी आती है, उस पूरे, अगर आप सीधे क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे, उनको रटने की कोशिश करेंगे, तो आप जब ज्यादा लंबे टाइम तक उन चीजों को याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन अगर आप उस चीज की थ्योरी को अच्छे से करेंगे तो आपके लिए ये चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर मेनली हम ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम पूरे चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे
और उसके बाद में जो है हम उस चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। आई बात समझ में मेरी? 12th एग्रीकल्चर राजस्थान बोर्ड यानी आरबीएससी बोर्ड में टॉपर बनना हुआ और भी आसान, क्योंकि ऑनलाइन एग्रीकल्चर लेकर आया है नया बैच जिसमें आपको 12th एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट यानी एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, स्पेशली सॉइल केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट आपको बाइलिंगुअल करवाए जाएंगे। आपको जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है उनके द्वारा तैयारी करवाई जाएगी, जिससे आप 12th के टॉपर तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन इसके साथ साथ 12th के बाद होने वाले एग्जाम जैसे जेट है, सीयूटी है, उनमें भी अपना दावा है वो आप लोग मजबूत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और बैच को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन और वहां से बैच को एक्सेस करें। चलिए, फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने के बाद में अपने सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर जो रहेगा स्टूडेंट्स हमारा, वो उस चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, डेफिनेशन, ब्रीफ हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस एंड टिश्यू कल्चर। हमारा जो ये पूरा चैप्टर रहेगा इसमें एक्चुअल में हम जो है जैव प्रौद्योगिकी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन सी तकनीक होती है, जैसे कि पॉलीमरेज चैन रिएक्शन क्या होता है, जैव अवक्षेत्रण या फिर आप इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड क्या होता है, किस तरीके से हम जो है ट्रांसजेनिक जीव बनाते हैं, कौन कौन से वाहक होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। उसके साथ साथ इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमने जो ट्रांसजेनिक पौधे बनाए हैं, फ्लेवर सेवर टमाटर है, गोल्डन राइस है, कौन सी फसल की क्या खास बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ये भी। और जो है थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। उसके साथ साथ हम इसमें पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर, या इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तक संवर्धन। किस तरीके से हम लेबोरेटरी के अंदर टिश्यू कल्चर करते हैं, टिश्यू कल्चर की सहायता से हम कौन कौन से पौधे बनाते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। हमारा जो ये चैप्टर रहता है ये 6 नंबर का रहता है। फर्स्ट चैप्टर हमारा 8 नंबर का था, ये चैप्टर हमारा 6 नंबर का रहता है। इस चैप्टर में भी हमारे जो क्वेश्चंस है वही एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं, है ना, वैकल्पिक प्रश्न जो है, शॉर्ट क्वेश्चन, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, इस तरीके से लेंथी क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन हर तरीके के अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हमारा जो थर्ड चैप्टर आता है, ये चैप्टर भी हमारा 8 नंबर का है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड स्टोरेज। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में कुल आपके 10 इंसेक्ट दिए हुए हैं, 10 कीट दिए हुए हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारी जो फसल होती है उनको कौन कौन से कीट बर्बाद करते हैं। भंडारण के दौरान जैसे हम गेहूं भंडारित करते हैं, गेहूं के अंदर जैसे खपरा बीटल, खपरा है ना, उसके साथ साथ दीमक, टर्माइट, जून बीटल, कातरा जिसको रेड हेयर कैटरपिलर कहते हैं, बेर का जो रोग है, बेर की तितली है, अनार की तितली है ना, उसके साथ साथ टिड्डा, ग्रास होपर, टर्माइट, दीमक, ग्राम पोड बोरर, चना फली भेदक। तो ये जो हमारी फसलों के कीट है, इन कीटों के जीवन चक्र, लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ये कीट हमारे फसल के कौन से भागों को बर्बाद करते हैं, इन कीटों की कौन सी स्टेज हमारी फसल को बर्बाद करती है, इन कीटों की रोकथाम के लिए, इन इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन सी विधियां जो होती है उनको हम यूज करते हैं, केमिकल्स कौन से यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कुल 10 इंसेक्ट जो कि हमारे इस पूरे तीसरे नंबर चैप्टर में दिए गए हैं, हम प्रत्येक इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके जीवन चक्र, उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरे चैप्टर के बाद में नेक्स्ट हमारा जो 4 नंबर चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है
कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियां, जो कि मेनली हमारा 4 नंबर का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीट होते हैं, जो हमारी फसल को बर्बाद करते हैं, उन कीटों को कैसे हम नियंत्रित करेंगे। अलग अलग प्रकार के नियंत्रण की विधियां पढ़ेंगे, जैसे कल्चरल कंट्रोल, है ना। कल्चरल कंट्रोल क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं कृषि नियंत्रण, है ना। उसके साथ साथ फिजिकल कंट्रोल, भौतिक नियंत्रण के बारे में हम पढ़ेंगे, भौतिक नियंत्रण के बारे में। उसके साथ साथ बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम लोग केमिकल कंट्रोल, रासायनिक नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कैसे इंसेक्ट्स को कंट्रोल किया जाता है, कौन कौन से रसायन, कौन कौन से केमिकल्स यूज करते हैं, ये इस पूरे चैप्टर में दिए गए हैं। एक फार्मर जो है वो किस तरीके से सारी विधियों को यूज कर सकता है ताकि उसकी फसल को कीड़े कीट कम से कम नुकसान पहुंचाए, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और जब हम पूरे चैप्टर की थ्योरी अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद में हम इस चैप्टर के भी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, है ना। चलो, नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी। ये जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा 6 नंबर का चैप्टर रहेगा, 6 नंबर का। इसमें हम प्लांट्स के अंदर जो रोग होते हैं, पौधों में रोग होते हैं ना, तुम लोगों घर में पौधे लगे हुए, आसपास पौधे लगे हुए, तुमने देखा स्कूल कॉलेज के अंदर, उन पौधों में अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है, अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। उन रोगों को कौन करता है, डिजीज करते कौन है, फंगस करता है, बैक्टीरिया करते हैं, और भी बहुत सारे वायरस करते हैं, माइकोप्लाज्मा, निमेटोड, सूत्रकृमि, है ना। ये सारे कौन कौन से रोग कारक होते हैं। उसके साथ साथ इसमें शब्दावली भी है कि प्लांट में जब कोई डिजीज होती है उस दौरान हम कौन कौन से शब्द यूज करते हैं, है ना। कौन से जीव की कैसी संरचना होती है, जीवाणु की संरचना, बैक्टीरिया की संरचना कैसी होती है, बैक्टीरिया कौन से रोग करते हैं, ये पूरा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, आपके जेईटी के एग्जाम में भी इस चैप्टर से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, फिर हमारा आगे वाला जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कि खरीफ की जो फसल है, ये जो हमारा चैप्टर है फसलों के रोग में, ये चैप्टर हमारा 6 नंबर का चैप्टर रहेगा, ये भी हमारा 6 नंबर का चैप्टर है। इस चैप्टर में जो है हम खरीफ की फसलों के जो रोग है, हमारे जो खरीफ की फसलें हैं, जैसे कि मैं बात करूं पाल मिलेट, बाजरे के रोग है ना। बाजरे के अलावा और भी जो हमारी फसलें रहती है, कपास, कॉटन, मूंगफली, ग्राउंडनट, भिंडी, ओकरा, है ना, इनमें कौन कौन से रोग होते हैं, उन रोगों को कैसे कंट्रोल करते हैं, इनका रोगकारक पैथोजन कौन सा होता है, तो वो सारा का सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस। कहने का मतलब ये है कि हम इस चैप्टर मेनली जो खरीफ की फसलें होती है उनके रोग की ही बात करेंगे। टोमेटो, टमाटर के भी रोग आएंगे इसके अंदर, भिंडी के रोग है, कपास के रोग है ना, ये सारे के सारे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए, फिर उसके बाद में हमारा 7 नंबर चैप्टर जो है, इस चैप्टर में रबी की फसलों के जो रोग है, रबी की फसलें, है ना, जैसे कि गेहूं में कौन कौन सी डिजीज होती है, गेहूं, सरसों, वीट, मस्टर्ड, है ना, इनमें कैसे रोग फैलता है, बिल्कुल जो ब्रिंजल है, बैंगन है, इनमें कैसे रोग होता है, जीरा, क्यूमिन। तो ये जो रबी की फसलें रहती है उन सब के जो डिजीज है, जो मेजर हमारे सिलेबस में दी गई है, उन सारे रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। उनका रोग कारक पैथोजन कौन सा होता है, कैसे रोग का नियंत्रण किया जाता है, रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं, वो सारे हम पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर, फलों के डिजीज, फ्रूट जो है, जैसे कि
सिट्रस, नींबू वर्गीय जो फसलें हैं, है ना। सिट्रस के अंदर कौन कौन सी डिजीज है। सिट्रस के अलावा और भी इसके अंदर हमारे फ्रूट दिए हुए हैं, जैसे बेर है, अमरूद है ना, गुआवा, बेर जो है। तो ये सारे के सारे जो डिजीज है, जैसे नींबू का सिट्रस डिजीज कौन करता है, उसका रोग कारक कौन है, पौधे में कैसे सिम्टम्स आते हैं, लक्षण कैसे आते हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा जो 9 नंबर चैप्टर है, जिसको कि निमेटोड या सूत्रकृमि और घोंगा, स्नेल और स्लग के बारे में पढ़ेंगे। यह चैप्टर भी आपका 6 नंबर का है। देखिए, इसमें मेनली हम 3 तरीके के जीव के बारे में बात करेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे निमेटोड्स, सूत्रकृमि, मिट्टी में रहते हैं छोटे छोटे जीव है, इनको हम पढ़ेंगे। घोंगा, स्नेल, ये भी एक प्रकार के जीव होते हैं। स्लग, ये भी एक प्रकार के जीव है। कैसे ये जीव हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे हम इनको कंट्रोल करेंगे, इनकी संरचना क्या होता है, इनका वर्गीकरण क्या है, कौन कौन से सूत्रकृमि जैसे मेलिडोगाइन है, ग्लोबोडेरा है, गेहूं का मोलिया रोग, वीट का मोलिया डिजीज, है ना। उसके साथ साथ मूलगांठ सूत्रकृमि किसे कहते हैं, रूट नोट निमेटोड कौन से होते हैं, क्या लक्षण लेके आते हैं बीमारी के दौरान। तो ये जो 3 जीव है, जो 3 ऑर्गेनिज्म है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर जो चैप्टर आता है, इस चैप्टर में हम जो है केंचुए के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, 10 नंबर चैप्टर, 11 नंबर चैप्टर और जो 12 नंबर चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर हमारे 8 नंबर के रहेंगे। इस चैप्टर में हम केंचुआ, अर्थवर्म जिसको तुम बोलते हो, किसान का मित्र होता है ना, फार्मर का फ्रेंड होता है, तो ये जो अर्थवर्म है, ये कैसे हमारी मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाता है, इस अर्थवर्म की स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसके शरीर के कितने भाग होते हैं, इसके शरीर में कितने खंड सेगमेंट होते हैं, वो सारे इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर भी बना के समझेंगे, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। 10 नंबर के बाद में 11 नंबर चैप्टर में हम टिड्डे के बारे में पढ़ेंगे, ग्रास होपर। आपको पता ना, टिड्डा एक इंसेक्ट होता है। बारिश के सीजन के बाद तुमने बड़े बड़े टिड्डे, और अपने राजस्थान के अंदर तो टिड्डी दल भी आया था, तुम्हें पता हो तो, फसलों को बर्बाद कर गया था ना, चौपट कर गए थे, थोड़ी देर में सारी फसल बर्बाद करके छोड़ देते थे। तो इस टिड्डे की क्या संरचना होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, ये टिड्डा हमारी फसल को कैसे नुकसान पहुंचाता है, इस टिड्डे के शरीर के कितने भाग है, इसके मुंह के भाग क्या है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। और इसका एग्रीकल्चर में क्या सिग्निफिकेंस, का मतलब फायदा नुकसान दोनों चीजें होती है, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एपीकल्चर। मधुमक्खियां कैसे होती है, इनमें डांस कैसे होता है, इनके सोसाइटी में कितने प्रकार के रानी होती है, नर होते हैं, ड्रोन, क्वीन होती है ना, वर्कर्स होते हैं, कैसे शहद लेके आते हैं, शहद कैसे बनता है, छत्ते से हम शहद निकालते कैसे हैं। तुम लोगों ने फूलों के सीजन में वो लकड़ी के बॉक्स से बने देखे होंगे खेतों के आसपास, वो सारे बॉक्स में मधुमक्खियां कैसे रहती है, कितने चैम्बर होते हैं, कैसे मधुमक्खियां उसके अंदर शहद बनाती है, वो सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, है ना, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, ठीक है। चलो, फिर हम पढ़ेंगे प्रमुख पशु परजीवी, मतलब ऐसे जीव जो पशुओं के ऊपर रहते हैं परजीवी के तौर पे, जैसे पिस्सू, फ्लिया, है ना, फ्लिया, पिस्सू जिसको कि इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्लिया, पिस्सू। उसके साथ साथ जोंक, जिसको कि आप बोलते हैं लीच, लीच सुना होगा ना नाम तुमने, जोंक, लीच, है ना। लीवर फ्लूक, जो कि भेड़ के शरीर में, शीप के शरीर में रहती है। उसके साथ साथ जो है एस्केरिस, ये भी एक प्रकार के जीव है। कहने का मतलब एनिमल पैरासाइट, जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर एज ए पैरासाइट रहते हैं, तो वो पैरासाइट जो है पिस्सू, लीच, जोंक, है ना, लीवर फ्लूक, यकृतकृमि बोलते हैं हिंदी में लीवर फ्लूक को, और उसके साथ साथ जो एस्केरिस होता है, ये चारों कैसे किसी जीव
एनिमल के शरीर पर रहते हैं, ये चीज हम पढ़ेंगे। फिर जो हमारा लास्ट थ्योरी का जो चैप्टर रहेगा उसमें राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियां, एडिबल कल्टिवेबल फिशेस ऑफ राजस्थान, ऐसी मछलियां जिनको खाने में यूज किया जाता है और राजस्थान में पाला जाता है। अलग अलग प्रकार की मछलियां हम लोग पढ़ेंगे। तुमने बहुत सारों के तो नाम भी सुने होंगे, जैसे कटला कटला है ना, रोहू है, लेबियो है, अलग अलग प्रकार की मछलियां होती है। उन मछलियों को पाला कैसे जाता है, कौन कौन सी विधियां हम लोग यूज करते हैं, मछली पालन का क्या महत्व होता है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, है ना। कौन से ईयर में कितनी मछलियां, कलबासू मछली कैसी होती है दिखने में, इन मछलियों के इवन स्ट्रक्चर भी हमारे किताब में दिए गए हैं। मृगाल मछली कैसी होती है, महाशीर मछली कैसी है, ये सारी चीजें अलग अलग टाइप की फिशेस की हम बात करेंगे। और लास्ट जो चैप्टर रहेगा उसमें मेनली प्रैक्टिकल का भाग रहेगा, है ना, जो कि ये सारी चीजें वैसे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम भी आपको साथ के साथ बताएंगे और ये चीजें प्रैक्टिकली आपको स्कूल में करवाई जाती है ना। प्रॉपर आपकी एक लैब है, उसमें आपको हर तरीके के प्रैक्टिकल समझाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स फाइनली जो है हम पूरे के पूरे जो आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो सिलेबस रहेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। आपका पूरा सिलेबस होने के बाद में आपके पेपर में किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उस क्वेश्चन 1 मिनट में आप उसका आंसर दे देंगे बिना किसी हेजिटेशन के। ओके, चलिए हम पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा स्टूडेंट्स, उसमें हम अपने फर्स्ट नंबर चैप्टर से शुरुआत करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर रहेगा प्लांट ब्रीडिंग पादप प्रजनन, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। 12th एग्रीकल्चर राजस्थान बोर्ड यानी आरबीएससी बोर्ड में टॉपर बनना हुआ और भी आसान, क्योंकि ऑनलाइन एग्रीकल्चर लेकर आया है नया बैच, जिसमें आपको 12th एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट यानी एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, स्पेशली सॉइल केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट आपको बाइलिंगुअल करवाए जाएंगे। आपको जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है उनके द्वारा तैयारी करवाई जाएगी, जिससे आप 12th के टॉपर तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन इसके साथ साथ 12th के बाद होने वाले एग्जाम जैसे जेट है, सीयूटी है, उनमें भी अपना दावा है वो आप लोग मजबूत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और बैच को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन और वहां से बैच को एक्सेस करें।